यह कहानी एक ऐसी रात की है जिसे वक्त भी भूल जाना चाहता था। शहर के शोर शराबे से कोसों दूर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच नीम वाली हवेली खड़ी थी। समीर, जो पेशे से एक आर्किटेक्ट था, वह अपने दादाजी की वसीयत के कागजात पूरे करने वहां पहुंचा था। वहां पहुंचते उसे शाम हो गई थी। तकरीबन 7 बजे वहां वो पहुंचा। जैसे ही उसने हवेली के बाहरी लोहे के गेटों को धक्का दिया, एक तीखी चरचर की आवाज़ गूंजी, मानो सालों से सोई हुई है यह हवेली जाग गई हो। चौकीदार काका ने उसे चाबियां थमाते हुए बड़ी अजीब बात कही, बाबू, सूरज ढलने के बाद दीवारों से लगकर मत चलना। यह दीवारें बातें सुनती भी हैं और याद भी रखती हैं। समीर उनकी बातों को अनसुना कर चला गया। अंदर जाते ही एक अजीब सी गंध ने उसका स्वागत किया। उसने ड्राइंग रूम में अपना सामान रखा और तभी बिजली चली गई। पूरा कमरा काले घने अंधेरे में डूब गया। समीर ने अपनी टॉर्च जलाई, जिसकी रोशनी धूल भरे फर्नीचर पर पड़ते ही लंबी और डरावनी परछाइयां बनाने लगी। रात के तकरीब 10 बज रहे थे। समीर रसोई में कॉफ़ी बनाने गया। जैसे ही उसने गैस जलाई, उसे पीछे से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। उसने पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, पर फर्श पर गीले पैरों के निशान बने थे जो सीधे दीवार की ओर जा रहे थे। तभी समीर का दिल पहली बार जोर से धड़का। उसने खुद को समझाया कि शायद छत से पानी टपक रहा होगा। वह वापस हॉल में आकर सोफे पर बैठ गया। तभी सन्नाटे को चीखती हुई एक आवाज़ आई। उसने गौर किया कि दीवार पर टंगी पुरानी लकड़ी की घड़ी, जो दशकों से बंद थी, अब चल रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी सुइयां सीधी नहीं बल्कि उल्टी दिशा में घूम रही थी। जैसे जैसे सुई पीछे जा रही थी, कमरे की हवा ठंडी होती जा रही थी। अचानक समीर को लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन सोफे की गद्दी पर एक दबाव बना हुआ था, जैसे कोई अदृश्य शरीर वहाँ अभी अभी बैठा हो। तकरीब रात के 12 बजते ही ऊपर की मंजिल से भारी कदमों की आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ धीरे धीरे उस कमरे की तरफ जा रही थी जिसे दादाजी ने हमेशा ताले में बंद रखा था। समीर हिम्मत जुटाकर टॉर्च लेकर ऊपर की ओर बढ़ा। लकड़ी की सीढ़ियाँ उसके वजन से आवाज़ कर रही थी। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसे एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। समीर ने डरते हुए हाथों से ताला खोला। कमरा खुलते ही उसे दर्जनों पुरानी गुड़ियाँ दिखी जो छत से दागों के सहारे लटकी थी। अचानक बिजली कड़की और आसमान की रोशनी से समीर ने देखा कि उन गुड़ियों के चेहरे इंसानों जैसे थे और वे सब उसे ही देख रही थी। तभी एक ठंडी फुसफुसाहट उसके कान के पास गूंजी, समीर बेटा, वापस मत जाना। यह आवाज़ उसकी मरी हुई दादी की थी। समीर डरते हुए पीछे हटा, लेकिन दरवाज़ा अपने आप जोर से बंद हो गया। कमरे का तापमान अब इतना गिर चुका था कि समीर के मुंह से भाप निकल रहा था। अचानक फर्श के नीचे से काले सूखे हाथ निकलने लगे, जिन्होंने समीर के पैरों को जकड़ लिया और पकड़ लिया। वह चिल्लाने लगा, पर उसकी आवाज़ जैसे कमरे की दीवारों में ही कैद होकर रह गई। और तभी अंधेरे कोने से एक परछाई रेंगते हुए बाहर आई। उसकी हड्डियों से कड़-कड़ की आवाज़ आ रही थी। यह परछाई धीरे धीरे खड़ी हुई और अचानक 7 से 10 फीट की लंबाई में बदल गई, और चेहरा सफ़ेद मांस के लोथड़े जैसा था, जिसमें आंखें नहीं थी। उसने अपना लंबा नुकीला हाथ समीर के चेहरे की ओर बढ़ाया। समीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा।
पर वह परछाई उसके और करीब आ गई और एक बारी फटी हुई आवाज़ में बोली, प्रार्थनाएं वहाँ काम नहीं आती जहाँ रूहें उधार ली जाती हैं। ये सब सुनकर समीर बेहोश हो गया। सुबह के 6 बजे जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो हवेली में अजीब सा सन्नाटा था। चौकीदार काका जब दूध देने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली का दरवाज़ा खुला था। ड्राइंग रूम की वह पुरानी घड़ी अब सही दिशा में चल रही थी। समीर हॉल में बड़े आराम से सोफे पर बैठकर चाय पी रहा था। काका ने राहत की सांस ली और कहा, शुक्र है बाबू आप ठीक हैं। समीर मुड़ा और एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ बोला, हाँ काका मैं बहुत ठीक हूँ। समीर तो अब कभी दुखी नहीं होगा। काका का खून जम गया जब उन्होंने देखा कि समीर की परछाई फर्श पर नहीं बन रही थी और उसकी आंखों की पुतलियाँ पूरी तरह काली हो चुकी थी। असली समीर अब उस पुरानी घड़ी के अंदर कैद था जो हर टिक टिक के साथ अपनी आज़ादी के लिए तड़प रहा था, पर उसकी चीख सुनने वाला अब वहाँ कोई नहीं था। यह सब देखकर चौकीदार वहाँ से भाग गया और कभी वापस नहीं आया।